नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सीधे भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण कर रहे हैं। युवाओं से संवाद किया जा रहा है और आपको बता दें कि वाहन रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। तो युवाओं से संवाद एवं वाहन रैली का आयोजन है, वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस दिए को मान दें, आलोक आयुष्मान होगा। सिर्फ इतना भी करेंगे तो बड़ा अवदान होगा। कीजिए आभार, बारंबार आदर दीजिएगा और एक दिए पर सैकड़ों सूरज न्यौछावर दीजिएगा। मैं बहुत आदर के साथ परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए माननीय श्री अनुपम राजन जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे आएं और परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय को कुछ प्रदान करें। और साथ ही श्री एनपी नामदेव जी से मेरी प्रार्थना है कि अग्रिम पंक्ति में जितने भी अतिथि हैं उन सब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी क्रम में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की ओर से कमिश्नर उच्च शिक्षा स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। डॉक्टर रमन सिंह सोलंकी जी यहाँ पर हैं, उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाए। माननीय श्रीराम तिवारी जी से मेरा अनुरोध है कि वे स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कुछ प्रदान करें। हाँ जी श्री राजेश कुशवाहा जी विक्रमादित्य शोधपीठ की ओर से कृपया मंच पर पधारें और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे कमिश्नर महोदय उच्च शिक्षा और श्री एनपी नामदेव जी संचालक संस्कृति। सभी अतिथियों का स्वागत। यह समय भारत का समय है, इसीलिए यह समय पृथ्वी का है और जब समय भारत का है तो घड़ी भी भारत की होनी चाहिए। स्वाभिमान, स्वदेशी सामान हमारा स्वाभिमान, इस भाव के साथ आज के इस मंगल कार्य को हम यहाँ पर संपादित कर रहे हैं और यहाँ से जो मंगल घोष जो अनुगूंज होगी वो पूरे विश्व को सुनाई देगी, क्योंकि कालगणना, सही कालगणना, न्यूनतम समय की इकाई का समावेश के साथ, और ये संकल्पना परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, ये लगभग आज से 2 वर्ष पहले उन्होंने संकल्पना की थी और इसको पूरा मूर्त रूप दिया। मैं चाहता हूं आप सब दोनों हाथ उठाएं, जोरदार तालियां बजाएं, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जय श्री महाकाल। वैदिक घड़ी क्या है इसके बारे में नटशेल में बताने के लिए इसके अन्वेषणकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं श्री आरोह श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बड़े संकट के साथ और परम सम्माननीय का आशीर्वाद जब उन्हें प्राप्त हुआ तो एक हौसला उनके भीतर आया और उन्होंने उस युवा ने वो चमत्कार करके दिखा दिया। मैं आरोह जी से अनुरोध करता हूं कि संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। आरोह श्रीवास्तव जी, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने भारत का समय लाने की ये परिकल्पना को पूर्ण कर रहे हैं और इसके ऊपर तत्पर कार्य कर रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्रीराम तिवारी जी का, जिन्होंने हमारे मार्गदर्शक बन के इस घड़ी के लिए हमको हमेशा मार्गदर्शन दिया और हम लोग आज इसको इस मुकाम पे यहाँ तक लेके आ पाए हैं। तो मेरा नाम आरोह श्रीवास्तव है। मैं पहले मर्चेंट नेवी में था और मैंने उस एक्सपीरियंस के दौरान मर्चेंट नेवी के हमने ये सीखा कि तारों सितारों की गणना से हम पृथ्वी पे कहाँ पर स्थित हैं हम इस चीज़ को जान सकते हैं, जिसको सेलेस्टियल नेविगेशन कहते हैं। तो ये चीज़ जानने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो आज हम 24 घंटे की घड़ी मान रहे हैं वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पे आधारित है, ना कि हमारे सूर्य, हमारे चंद्रमा, इन चीज़ों पे आधारित है। जबकि समय असली में क्या है कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल में किस स्पीड से घूम रही है और वो सूर्य का किस स्पीड से परिक्रमा लगा रही है। आप कोई भी विश्व का कैलेंडर देखें, चाहे हमारा भारतीय विक्रम संवत कैलेंडर हो या फिर जो अंग्रेजों का कैलेंडर आज जो प्रचलित है, वो उन सभी का चक्कर लगा लेती है तो हम एक वर्ष मनाते हैं।
लेकिन हमारी जो डेट है वो रात के 12 बजे क्यों बदल जाती है? ऐसा रात के 12 बजे क्या खगोलीय घटना होती है कि डेट बदल जानी चाहिए? अगर हमारा वर्ष सूर्य पे आधारित है तो ऐसे ही हर दिन पृथ्वी सूर्य के सामने अपनी धुरी पे भी चक्कर लगाती है, तो हमारा दिन सूर्य उदय पे क्यों नहीं बदलता? तो जब मेरे मन में ये सवाल आया तो मैंने ये जाना कि भारतीय कालगणना की परंपरा में सूर्य उदय पे ही दिन बदला जाता था, और ये 24 घंटे का नहीं जबकि 30 मुहूर्तों में हमारा दिन विभाजित है, जिसमें हर जो मुहूर्त है वो सूर्य के 12 डिग्री के ड्यूरेनल आर्क को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जिस भी लोकेशन पे आप स्थित हो तो उस वहां पे जब भी 0 बजेगा हमारी घड़ी में, उस वक्त पे मुहूर्त हो रहा होगा, उस पे सूर्य अस्थि हो रहा होगा। तो ये सब चीजें जान के मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारी भारतीय कालगणना इतनी ऊंचाइयों पे हजारों साल पहले पहुंच चुकी थी, जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी अंग्रेज नहीं बना सके। लेकिन भारत में ये टेक्नोलॉजी और ये नॉलेज के साथ हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने लाएं, और सूर्य के सामने पृथ्वी किस स्पीड से स्पिन कर रही है इस चीज को स्टडी करके टाइम को निकाल पाए, जो कि हमारे वैदिक खड़ी में आपको मिलेगी। 7,000 साल पुरानी सालगणना को एक बार फिर से जीवित किया गया है, और इसी वजह से यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर तो वैदिक घड़ी का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास प्रवेश द्वार पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की गई। और बता दें कि ये विश्व की पहली घड़ी है जो भारतीय कालगणना पद्धतियों पर आधारित है। माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय वर्तमान विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित जी, हमारे कुलगुरु जी, इस अवसर पर एक और माखनलाल यूनिवर्सिटी के भी कुलगुरु जी माननीय तिवारी जी, मंच पर बैठे हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, सभापति किशन जी, राजेश कुशवाहा जी, रवि सोलंकी जी, नरेश शर्मा जी, इस मंच पर जीवनलाल ठाकुर जी, और इस अवसर पर माननीय वीर जी, और नाम पीछे भी काफी है और आगे भी हैं, सभी माननीय कुलपतिगण, सभी अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ वैज्ञानिक, डायरेक्टर, हमारे डीजी एमपी सीएसटी, इस अवसर पर मौजूद समस्त आगंतुक अतिथिगण और आप सब। आज का विषय विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का, मैं कोई बहुत इसका विद्वान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कुछ विषय जरूर आपके बीच में हमारे बीच में आना चाहिए। कालगणना की दृष्टि से लेकर के हमारे लिए आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं तो
ये कालगणना 300 साल पहले तक हमारे देश से दुनिया में जाती थी और देश से दुनिया में जाने का तरीका भी हम सबको दोहराने की जरूरत नहीं है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अपने व्रत त्योहार भी, जितने त्योहार जन्माष्टमी से लेकर के ये सारे त्योहार अंग्रेजी तिथि से नहीं आते। संयोग से वो अंग्रेजी तिथि पड़ती है तो हम मान लेते हैं कि ये अंग्रेजी तिथि की है, लेकिन अंग्रेजी तिथि वो बदलती रहती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे वर्ष की गणना का जो हिसाब तिथियों के माध्यम से बनाया गया, तो ऋतुओं को भी बांध के रखा है। हमारी 6 ऋतुएं हैं और 6 ऋतु कमोबेश उसके आसपास ही घूमेगी। सावन के महीने में वर्षा आएगी तो आना ही आना है। भादवा में झड़ी लगेगी तो अब हमसे ज्यादा कौन जानेगा मध्य प्रदेश में, जहां देखो वहां बांध भर ही रहे कि नहीं भर रहे, चारों तरफ से पानी पानी आ रहा है। तो ये जो भादव की झड़ी, सावन का हरा और कुंवार के कार्तिक से जो एक एक महीने का हिसाब किताब, अगर हमारे लिए 15 दिन अधिकतम जो अपना अधिक मास तीसरे साल जाकर के तिथि गणना के हिसाब से, अगर वो, अब ये अलग बात है कि CF जून 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29, ये अंग्रेजी सिस्टम में आए तो सही लाइन पे, लेकिन आए तो हमारे बाद ही आए। अभी ये बताने में अगर अंतर करें सूर्योदय और सूर्यास्त का, तो हम में से सब जो हम कह रहे हैं उसका प्रमाण प्रकृति में ढूंढे तो प्रकृति के आधार पर अगर अपन देखें तो ज्वार और भाटा समुद्र पे ही अधिकतर असर क्यों डालते हैं। अर्थात जब चंद्रमा नीचे आएगा और ज्वार भाटा के कारण से पानी की लहरें ऊपर उठेगी तो ये प्रकृति सिद्ध कर रही कि हाँ हमारी तिथियों की गणना सही है, तभी तो वो अपना असर डालेगी। अन्यथा ज्वार भाटा तो, और इससे भी आगे मेंटल हॉस्पिटल पे अधिकतम समय मरीजों की संख्या बढ़ती है और डॉक्टरों को विशेष निर्देश देते हैं कि अमावस पूनम के दिन विशेष रूप से मरीजों के लिए चिंता भी करना, और बाहर से भी मरीज आएंगे तो मानसिक रोगी जो हम, जिनको कई बार अपन अपने हिसाब से उनको जो भी शब्द देते हैं, लेकिन उनके अंदर क्योंकि 70% जल हमारे बॉडी में है और ऐसे में बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जल का दबाव मस्तिष्क पे पड़ेगा, क्योंकि जब समुद्र के जल पे पड़ रहा है तो शरीर पे क्यों नहीं पड़ेगा, शरीर भी तो उससे ही बना हुआ है। तो मानसिक रूप से रोगी लोगों के लिए भी अमावस पूनम पे ज्यादा झटके आते हैं, और ये हम नहीं कह रहे, तो डॉक्टर के रिकॉर्ड बताते हैं, तो वो उनको वहां असर आता है। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ इस सब का भी हिसाब बहुत बारीकी से लगाया है, एक एक चीज का हिसाब है कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये 24 घंटे की गणना का हिसाब क्या है, 24 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में गणना इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होना चाहिए। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है, आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त है, और 30 मुहूर्त के लिए भी अब ये 24 तो घंटे हैं, लेकिन 60 सेकेंड है। अब 60 सेकेंड को हमने ही निकाल लिया कि 60 सेकेंड का 1 मिनट हो जाएगा, या 60 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा। असली में ये हमारी प्राचीन गणना के हिसाब से एक काष्ठा, अर्थात हमारे पास 30-30 का आंकड़ा है, हमारे पास 30 मुहूर्त है ये अपने 30 घंटे में, और इसीलिए ये जो 24 घंटे की गणना भी है। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ अपने धर्म में भी, सनातन संस्कृति में भी और हमारे देश में भी अपने अपने ढंग से विषय के सामने ला करके विचार के लिए सबको देना, और दे करके उस पर विचार विमर्श करना। कोई बंधन नहीं है कि आप इस पे अगर ये बोलोगे तो आपको सजा हो जाएगी, आपको फांसी हो जाएगी, आपको मृत्युदंड मिल जाएगा। लेकिन इसी काल गणना के आधार पर इतिहास गवाह है, किसी वैज्ञानिक ने कहा कि ये पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य, तो कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। वो पंचांग से ज्योतिषी हमारे फटाक से निकाल देंगे कि कब हुआ था, क्या हुआ था, किस दिन की स्थिति में क्या हुआ। और ये जो मुहूर्त की बात भी आती, अब मुहूर्त का मतलब शुभ मुहूर्त
और अशुभ मुहूर्त नहीं है। कई बार शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त में भी महत्व है, बड़े काम के हैं। अब जैसे हमारे लिए एकादशी है, तो एकादशी के दिन मुहूर्त में उपवास करना चाहिए, उसमें गलत थोड़ी है। और किसी मुहूर्त में दान करना चाहिए, किसी मुहूर्त में मित्रता करना चाहिए, तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो गलत क्या है? आखिर उसमें जो अच्छी चीज छिपी है, एक बार जानकारी देने के लिए तो है ही। सबको मालूम है कि सावन के महीने में घर से बाहर जाओगे तो छतरी ले जाओ, अब उसमें क्या गलत है? भाई सावन का महीना आंध्रा का नक्षत्र भादवा में आ रहा है, तो आंध्रा में अगर आप जाओगे तो अपने साथ अपनी बरसात से बचने के साधन भी ले ही जाना। तो इसमें आप कहीं भी होगे, उसमें गलत क्या है? तो हमारे नक्षत्र, हमारे ग्रह, हमारी सभी प्रकार की तिथियां, इनके आधार पर, और इसीलिए अब पूर्णिमा होगी तो पितृ कार्य, और अगर हम अपने निर्धारित काम से अवकाश ले लें, अब तो हमने अपनी विधानसभा में भी लेबर एक्ट में संशोधन कर दिए। वो गया जमाना के भैया 8 घंटे के अलावा नहीं करोगे, अब तो आपके काम के आधार पर, क्योंकि अपने इन त्योहारों के आधार पर काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो तुम 8 दिन की संडे सैटरडे की कौन सी बात कर रहे हो? हमारे यहाँ तो महीने भर काम करो, अमावस के दिन की छुट्टी करो। आज भी गांव-गांव में सभी क्षेत्र में अमावस के दिन काम की छुट्टी है, बाकी तो काम करने के लिए जीवन पड़ा है। अरे जन्म से लेकर मृत्यु तक ये समय भी अगर नियत है तो काम करने की ललक भी हमारे जीवन के साथ जुड़ती है, उसमें कोई अवकाश थोड़ी आता है। लेकिन अवकाश को समायोजित करते हुए शरीर को विश्राम देना है, इस तालमेल के साथ चलना। तो हमारे लिए परमात्मा की दया से ऐसे कई सारे काम है। लेकिन आज मैंने दूसरी बात कर दी, मुझे तो आनंद यह आया है जब आज अपने इस सीएम हाउस के रास्ते पर, ये सीएम हाउस मेरा नहीं, ये सीएम हाउस 9 करोड़ जनता का, प्रदेश की जनता का ये अपना मुख्यमंत्री हाउस, आप सबके अधिकार के माध्यम से, हमारी पार्टी पे भरोसा करने के कारण से, हमारी सरकार के मुखिया के नाते से अगर हम यहाँ आए तो स्वाभाविक रूप से हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को भी अपने राज्य की राजधानी तक आना चाहिए। और इसीलिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे कालगणना का केंद्र हो सकता उज्जैन होगा, लेकिन कालगणना की केंद्र की जानकारी तो राजधानी में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। इसलिए ये जो आपने कहा विश्वास जी के भैया मंत्रियों को दिला देना, अरे मंत्री अपने सारे मोबाइल में अपना डाउन कर ले, सबके पास पहुंच जाएगी। जोरदार अभिनंदन करे दुनिया भर के अंदर हर जगह। ये इस ऐप के माध्यम से आप हर एक कोई, आपको घड़ी लगाओ अच्छी बात है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर ये घड़ी आ जाएगी, आपके आधार पर आप अपने घर में, अपने समय में, और उस सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचेगी। और आज के इस सुंदर आयोजन में उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग दोनों ने मिलकर के जो अच्छा काम किया है कि आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर वैदिक घड़ी लगाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि अब आजादी के अमृत काल की तरफ हम चल रहे हैं, तो अमृत काल में वो सारे प्रतिमान बनना ही चाहिए जिसके कारण से भारतीय संस्कृति सदैव गौरवान्वित होती रहे। हम सब जान रहे हैं कि पूरे दुनिया का समय बदल रहा है, अपने आसपास देखो, एक एक घटनाक्रम को देखो। बदलते दौर में हम ये भी देख रहे हैं, था समय पश्चिम का जब तक था, लेकिन पूरब का समय आया है, हमने कल ही देखा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो देश के सामने और देश को लेके दुनिया के सामने अपने दृष्टिकोण को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब वो स्वदेशी के भाव को बढ़ा रहे हैं तो एक एक ऐसे मान बिंदुओं पर हमको गर्व होना चाहिए। हम अपने उस प्राचीन इतिहास पे भी गर्व होना चाहिए और आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के अंदर भारत की अच्छाइयों को लेकर के जाने का यही समय है, सही समय है। ऐसे समय में जब दुनिया के अंदर बदलते दौर में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। हम याद करें प्रधानमंत्री के 2014 के सरकार बनाने के बाद ही 6 महीने से भी कम समय में दुनिया के अंदर उन्होंने यूनेस्को के माध्यम से योग को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। जब हमने अपने योग को दुनिया के अंदर बांटा, हमारी अपनी संस्कृति केवल भारत के लिए नहीं है,
हमारा अपना ज्ञान कौशल विशेषता केवल भारत के लिए नहीं, ये समूची मानवता के लिए है। और इसलिए समूची मानवता के लिए ऐसे सभी अच्छे कामों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इसीलिए आज के इस अवसर पर यह विक्रमादित्य काल को इसलिए याद किया जाता है कि 2000 साल पहले सुशासन का उच्चतम मापदंड सम्राट विक्रमादित्य के काल में स्थापित हुआ था। और बदलते दौर में जिस समय का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरह से वो सुशासन का ही कार्य चल रहा है। जब एक एक मंत्रालय, एक एक उनके लिए गए निर्णय, प्रत्येक निर्णय से देश गौरवान्वित होता है। किसी कारण से कोई वैज्ञानिक अभियान फेल होता है तो यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं इसरो में जाकर के वैज्ञानिक का हिम्मत बढ़ा करके हमारे लिए वैज्ञानिकों के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए वो हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। देश के दुश्मन अगर टेढ़ी निगाह पहुंचाए तो घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बनता है। हमें इस बात का भी गर्व है। और देश के लिए कानून बराबर है, सबके लिए समान है। इसलिए देश के लोकसभा में भी अगर वो नियम बनाते हैं कि इस देश के अंदर 30 दिन से ज्यादा अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री कोई भी अगर किसी कारण से जेल में बंद रहे तो उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं है। ये केवल एकमात्र प्रधानमंत्री करा सकते, ये नरेंद्र मोदी जी करा सकते हैं। मैं जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम याद करें हरिश्चंद्र के युग को। हरिश्चंद्र के युग में क्या हुआ था? हरिश्चंद्र ने दान किया पूरा राज्य। तो दान में और दक्षिणा में अभी हम में से कई सारी चीजों में बात को समझना भी पड़ेगा कि दान दक्षिणा यहां तो सारे लोग समझने वाले ही हैं, क्योंकि हमारे में से सारे लोग इस बात को समझते हैं कि दान अगर करा तो दक्षिणा तो देना पड़ती। और दान और दक्षिणा में जो अंतर है कि दान जितना बड़ा तो दक्षिणा भी उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उस काल के अंदर जब रात को सपने में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य अपने गुरु को कर दिया दान, और जब नींद खुली वो सामने खड़े थे और उनने कहा कि आपने दान तो कर दिया लेकिन दक्षिणा नहीं दी, तो दक्षिणा तो देना पड़ेगी। और हमने सबने देखा बात का इतिहास कि अपने आप को नीलाम करके पत्नी को, बच्चे को एक नया इतिहास बनाया। तो हमारे यहाँ राजाओं की मान मर्यादा किस स्तर तक की रहती है कि वह अपने वचन के लिए, अपने कर्मों से सदैव देश को गौरवान्वित करते हैं। ऐसे कई उदाहरण इस देश के सामने भरे पड़े हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अगर केजरीवाल में जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री का पद बेशर्मी के साथ चलाया था, तो ऐसे कलंक की तो मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो। ऐसे कलंक को हमारे सामने ध्वस्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। कितनी शर्म आती है अगर जेल जाते अपने कर्मों के कारण, और बाद में अगर आप कहते हो कहां कानून में लिखा कि इस्तीफा देना चाहिए। अरे बाप रे बाप, अगर इतना पवित्र पद मुख्यमंत्री जैसा भी, जिसको डीजी से लेकर पूरा राज्य सलाम करता है, और आप उसके सामने पुलिस वाले के जो अपने दायित्व के आधार पर उसके बंदी खाने में बंद पड़े हो, और फिर आप कहते हो कि मुझे कहां लिखा है? अरे ऐसे आदमी को तो डूब मरना चाहिए। ये तो नैतिकता का तकाजा है। आप किसी को जेल का ऑर्डर दे तो बाद में अगर कोई बोल दे तो भी छोड़ना चाहिए पद अपना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तक के अतीत के काल में लालू यादव, राबड़ी से लगा करके सारे लोगों ने जब कभी कष्ट आया, शिबू सोरेन से लगाकर आजादी के बाद के किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की बेशर्मी नहीं दिखाई थी। लेकिन ये तो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञानी थे, जाने क्या क्या कहते आए, झाड़ू लेके आए थे। मैं तो शुचिता की बात करूंगा, लेकिन ऐसे बेशर्म लोगों के लिए भी वो अपने कर्मों से मरे, वो उनकी जाने। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नैतिकता के बल पे एक एक करके जो अपने अलग सरकार के माध्यम से देश और दुनिया के सामने दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के जो अवसर दे रहे हैं, वाकई वो अद्भुत है। मुझे लगता है कि आज के समय में सही अर्थ में ये घड़ी सही चल रही है
ये हमारी घड़ी वैदिक घड़ी नहीं है, ये हमारे वर्तमान के भारत के हालचाल दुनिया को बता रही है। असली में तो घड़ी तो दिखावे के लिए है। घड़ी का मतलब क्या है? घड़ी का मतलब गति है। गति सूर्य से पृथ्वी के बीच चक्कर लगाने की, इसलिए सबकी घड़ी अलग अलग है। पृथ्वी की घड़ी अपनी 365 दिन में पूरी करती है और शनि 29.5 साल में करता है। तो ये हमारे नक्षत्र के आधार पर, हमारे ग्रहों के आधार पर, हमारी आकाश गंगा के आधार पर सबकी गति अलग अलग है, लेकिन सबकी गति का अंत सबके भगवान ने दिए गए भाग्य के आधार पर जोड़ी गई है। इसलिए इस बदलते दौर में, बदलते समय में हमारी ज्ञान गंगा की ये जो धारा यहां तक आई है और आगे तक जाए, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको भी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब इस वैदिक घड़ी का उपयोग करते हुए अपने भी किसी मित्र, परिवार, सगे संबंधी, जानकार, दोस्त, इस सबको देंगे और देने के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे। माने हमारे विश्वास सारंग जी बता रहे हैं, मेरे को लगता है सारे लोग मोबाइल ऊपर कर लो अपने अपने, और वो श्रीवास्तव जी कहाँ किस किस ने डाल दिया ऐप में, जरा बताना अपने अपने। और एक बार आप QR कोड से जरा सबको बताने के लिए बता दो कैसे सबके डल जाए। जैसे मोबाइल आप अपने सब ऊपर करो एक बार, जो जो चाहते हैं, और जरा अपनी लाइट चालू करके बताओ कि आज के इस अवसर पर थोड़ी सी सब मोबाइल की लाइट चालू करके बताओ। यह हमारा सूर्योदय से सूर्योदय का समय हो गया। यह है सूर्योदय का समय जिसको हम, ये वैदिक घड़ी की आवश्यकता है। ये आपके अपने बीच में से, ये हमारा वास्तव में 30 घंटे से 30 घंटे का ये सूर्योदय का समय है जो हम चाह रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आज के इस अवसर पर आप सब ने इस भाव के आधार पर शामिल हुए कि हम अपने वैदिक गणना के ऊपर गर्व करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज आपने जो हमें उद्बोधन दिया, यहाँ दर्शकों को जो उद्बोधन दिया, युवाओं के अंदर जो जोश भर दिया, आने वाली दुनिया में इसी प्रेरक आलोक में वो आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत ही अनुरोध के साथ आभार के लिए डॉक्टर अनिल कोठारी, डायरेक्टर जनरल मेपकास्ट को यहाँ आमंत्रण दे रहा हूँ कि वे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति और मंचासीन अतिथियों के प्रति आभार की अभिव्यक्ति दें। मैं 1 मिनट का समय और लूंगा, क्षमा चाहता हूं। अनिल कोठारी जी, आरोह श्रीवास्तव जी आपको बताएंगे कि इस ऐप को कैसे डाउनलोड देना है। आप तैयार हैं? बोलिए हाँ, जोर से बोलिए, इतनी धीरे आवाज, एक गंगा स्नान का, बोलिए हाँ, तैयार हैं? आरोह श्रीवास्तव जी। फोन हो या iOS एप्पल का फोन हो तो आप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, उनसे अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाएं। माननीय श्रीराम तिवारी जी से मेरा अनुरोध है कि वे स्वागत करें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प प्रदान करें। हाँ जी। श्री राजेश कुशवाहा जी विक्रमादित्य शोधपीठ की ओर से कृपया मंच पर पधारें और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी फीचर है जिससे आप मुहूर्तों को अपने जीवन में यूज करने के लिए उस मुहूर्त का अलार्म लगा सकते हैं। श्री NP नामदेव जी, संचालक संस्कृति।